हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नए नए तरीके से कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस प्रक्रिया में आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करेंगे। ये बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्या योगदान है इनका। अब आप देखिए इनके नाम पे कितने सारे काम हुए हैं, कितने युगों का नाम है। इसलिए साहित्य के किसी युग का नामकरण अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होता है तो इसके पीछे निश्चित रूप से उस साहित्यकार की बहुमुखी प्रतिभा, प्रखर चिंतनशीलता और युग सापेक्ष दृष्टि का हाथ होता है। 1865 से 1900 ईस्वी के आसपास का काल हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यह युग सिर्फ कविता में नहीं था बल्कि नाटक, एकांकी, समीक्षा तक में था। यह बात अपने आप में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिभा का परिचय देने में सक्षम है। जिस समय भारतेंदु ने साहित्य जगत में पदार्पण किया उस समय देश चौतरफा विद्रूपताओं और समस्याओं से ग्रस्त था। देश में अंग्रेजों का राज था। भारतीय समाज अनेकानेक अमानवीय रूढ़ियों से ग्रसित था। साहित्य की भाषा हिंदी के बजाय ब्रज भाषा एवं अन्य बोलियां थी। गद्य का समुचित विकास नहीं हुआ था। काव्य का जनजीवन से सरोकार नहीं था। ये बिल्कुल नोटेबल बात है कि काव्य का जनजीवन से सरोकार नहीं था। साहित्य को समाज से जोड़ने का काम एक तरफ गद्य में प्रेमचंद ने किया तो दूसरी तरफ भारतेंदु ने किया। उपर्युक्त समस्याओं के आलोक में भारतेंदु युग और प्रकारांतर से भारतेंदु का निर्विवाद महत्व है। आगामी सभी गद्य पद्य विधाओं को इस युग ने व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हिंदी गद्य के विविध रूपों का ही नहीं, स्वयं हिंदी भाषा का सुनियोजित विकास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की ही देन है। यही कारण है कि इन्हें आधुनिक हिंदी भाषा एवं साहित्य का जनक कहा जाता है। वह युग संक्रांति का युग था। इस युग में जहाँ रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्षीण रूप में विद्यमान थी, वहीं नवीन प्रवृत्तियां नया कलेवर लेकर पाठकों को अचंभित कर रही थी। इतना ही नहीं, कविता ने रानियों के रनिवासों से जनजीवन के आंगन तक अपनी पहुंच बनाई। इसके पीछे कारण यह है कि वस्तुतः भारतेंदु एवं भारतेंदु मंडल के सभी साहित्यकार कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। समसामयिक समस्याओं के प्रति साहित्यकार की जवाबदेही इस युग की नितांत मौलिक देन है। भारतेंदु के लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त यही रहेगा कि वे रीतिकाल और आधुनिक काल के मध्य स्वयं एक लघु युग सदृश थे। इन्होंने अनुदित और मौलिक कुल मिलाकर 17 नाटक लिखे। इनकी काव्य रचनाओं की संख्या 70 से अधिक है। अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि साहित्य सृजन के साथ साथ इन्होंने भारतीय साहित्य के विविध विधाओं और हिंदी भाषा का विकास मिशन भाव के साथ किया। भारतेंदु युग से पूर्व मुस्लिम शासकों के राज में उर्दू फारसी राजकाज की भाषा थी और अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अंग्रेजी राजकाज की भाषा बन गई, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार व विकास का अवसर नहीं निकल सका। ऐसे में भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में हिंदी को आशा, उत्साह और विकास की एक मीठी फुहार मिली। इनकी निम्न पंक्तियां तो इस संदर्भ में कालजयी मानी जाती हैं। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कौशूल। यानी अगर आप की भाषा उन्नत नहीं है, आप अपनी भाषा पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाकी क्षेत्रों में भी उन्नति नहीं कर पाएंगे और इसके अभाव में आपके हृदय में कांटे सी एक चुभन होती रहेगी कि आप अपनी भाषा के लिए और प्रकारांतर से अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पद्य की भाषा परंपरा और अभ्यासवश ब्रजभाषा ही रही, परंतु नाटकों, निबंधों, आलोचनाओं और अन्यान्य विधाओं की भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को जो प्रश्रय दिया, उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्मरणीय है कि हिंदी की उन्नति के लिए इन्होंने सभाएं, गोष्ठियां, व्याख्यानमालाएं, काव्य प्रतियोगिताएं और समस्या पूर्ति जैसे निम्न काव्य रूप तक को अपनाया और हिंदी के समर्थन में व्यापक जन आंदोलन को जन्म दिया। भारतेंदु की एक और महती उपलब्धि है जनता में राष्ट्रीय चेतना का बीज डालना, और इनकी राष्ट्रीय चेतना हिंदू मुस्लिम एकता पर निहित थी। ये हमें याद रखना चाहिए। हमारे शौर्य और पराक्रम के प्रतीक चित्तौड़ और पंजाब इत्यादि के पतन पर इनका भारतीय मन किस प्रकार से शोक व्यक्त कर रहा है। देखिए, हाय पंचनद हाँ पानीपत, अजहू खड़े तुम धरनी विराजत।
हाय चित्तौड़ नीलज तू भारी, अजंग खड़ो भारत ही मंझारी। देश की दुर्दशा से देशभक्त कवि के मन का विषाद निम्न पंक्तियों में प्रकट होता है। रोबहु सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी जाई। यहाँ उन्होंने सभी देशवासियों को अपने विषाद में शरीक कर इसे सामूहिक चेतना से जोड़ दिया है। इन पंक्तियों को नकारात्मक पंक्तियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदी के अतिरिक्त राजस्थानी, पंजाबी, बंगला इत्यादि में कतिपय रचना उनके भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम और प्रकारांतर से देश प्रेम को दर्शाती है। अंग्रेजों द्वारा हमारे आर्थिक शोषण पर संभवतः प्रथम दृष्टि भारतेंदु की ही गई, जो उन्हें कहना पड़ा, अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा गद्य विधाओं में सर्वप्रथम नाटक के चयन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आश्चर्य प्रकट करते हैं। ऊपरी तौर पर यह आश्चर्य सही प्रतीत होता है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो यहाँ भारतेंदु की दूरदर्शिता का स्पष्ट आभास होता है। वह युग पुनर्जागरण के युग में बदल रहा था। हम जानते हैं कि नाटक सभी साहित्यिक विधाओं में सर्वाधिक सामाजिक है। रंगमंच पर इसका मंचन भी अनेक कलाकारों के सहयोग से होता है। इसका आस्वादन भी सामूहिक रूप से किया जाता है। इन सब के बीच से एक प्रकार का समरसता बोध उत्पन्न होता है, जो राष्ट्रीय एकता का वाहक है। अपनी राष्ट्रीय भावनाएं उन्होंने कवि वचन सुधा में स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित कर भी की थी, जो तत्कालीन समाज में एक चुनौतीपूर्ण काम था। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन द्रष्टव्य है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है। अपने बलिया वाले व्याख्यान जो उन्होंने 1884 में दिया था, भारतेंदु कहते हैं, इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे वह किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमान सब एक का एक हाथ पकड़ो। यह बात डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी किताब साहित्य और संवेदना का विकास में कही है। हिंदू की इस व्याख्या से देशी आतंकवादियों, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो बताते हैं कि सारे देश में सिर्फ हिंदू खास प्रकार की धार्मिक मान्यताओं वाले लोग ही रह सकते हैं, उनको सीख लेना चाहिए कि ऐसा हमारे देश के पुराने साहित्यकारों का भी प्रतिमान नहीं था। इन सब बातों के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व का एक पहलू यह भी है कि उनके काव्य का आयाम विस्तृत था। इतिहास, दर्शन आदि से लेकर हास्य, व्यंग्य तक की रचनाएं उन्होंने सफलतापूर्वक देकर आगामी पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया। अनुभूति जन्य तीव्रता और परिस्थितियों के कारण उपजे क्षोभवश रची गई कविताएं, जैसे उर्दू का स्यापा और बंदर छबा, अद्यतन स्मरणीय है। उनकी निम्न पंक्तियां आज भी काव्य रसिकों के बीच में बड़े चाव से न सिर्फ पढ़ी जाती है, बल्कि व्यंग्य के रूप में याद की जाती है। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नाटक, यात्रा वृतांत, निबंध और आलोचना जैसी सभी नवीन विधाओं का प्रणयन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, प्रकृति का उदात्त चित्रण, अनावश्यक अलंकारों से परहेज, जनजीवन से काव्य और कवि का सरोकार इत्यादि भारतेंदु की अन्यतम साहित्यिक विशेषताएं हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतेंदु को भारतेंदु युग के रूप में आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। उनसे होती हुई यह वैचारिक व सामाजिक प्रतिबद्धता द्विवेदी युग में परिपुष्ट होकर आज एक सच्चे साहित्यकार की पहचान बन चुकी है। अतः साहित्य प्रेमियों के लिए, राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत हर भारतीय मन के लिए भारतेंदु सदैव महत्वपूर्ण रहेंगे। आज भारतेंदु पर हमने इतनी बातें की, उनके बारे में व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो हमने चर्चा की। व्यक्तित्व का पहलू लगभग छूट सा गया है, क्योंकि हम ज़्यादा इनकी रचनाओं और समाज को इनकी देन के ऊपर निकल गए। किसी और दिन इन पर एक संक्षिप्त चर्चा और करके उसको मैं स्पष्ट करूंगी। बहुत संघर्षपूर्ण इनका जीवन था। बचपन में माँ का देहांत हो गया था। सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास इन्होंने रहकर बचपन में पढ़ाई की, अंग्रेजी सीखी। बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और बहुत अधिक उम्र ये जिए नहीं, 34.5 साल ही जिए, और उसमें इन्होंने बहुत सी विधाओं को समाज में आगे बढ़ाकर उसके प्रतिपादक होने का श्रेय हासिल किया। आज हमने भारतेंदु पे जो बात की, मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। आप इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।